हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। ओके, जो हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूनिट 3 में पढ़े थे उसका क्या एप्लीकेशन है, उसी को हम लोग यूनिट 4 में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, और अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जो यूनिट 4 है ये आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट है। जैसे ही हम लोग इस यूनिट 4 को समाप्त करेंगे हम लोग का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक, मतलब ये अगर कहा जाए तो ये 5वां सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसको फिनिश करते ही, इस चैप्टर को फिनिश करते ही आपका 5वां सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर मुझे बस एमसीक्यू कराना बाकी रह गया है। 2-3 चैप्टर का मैं एमसीक्यू भी करा दिया हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के। अब डेली एमसीक्यू वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा जैसे इसको ख़त्म कर लूँगा। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ये चैप्टर आपका फिनिश कर दूँ। ओके, अब देखिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, पहला पार्ट इसका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, इस चैप्टर में 2 पार्ट टोटल है। पहला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करके है, और जो दूसरा पार्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करके है। ठीक, तो आज हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, आज हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे और फिर आगे जो वीडियो आएगा उसमें सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक, आज मैं फर्स्ट पार्ट को क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, अब देखिए इस एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या पढ़ना है, तो इस एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग को फोटॉन्स इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ना है। ठीक, मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर जो फोटॉन है, ठीक, ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर जो फोटॉन है उसमें एनर्जी डेंसिटी वगैरह क्या होगा या उनका बिहेवियर वगैरह क्या होगा, उसको हम लोग प्लांक साहब के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हेल्प से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, और इस प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोग कैसे निकालेंगे, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मदद से निकालेंगे। ठीक, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, जो फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी है ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्या मैंने कहा कि जो फोटॉन ब्लैक बॉडी कैविटी में है उनके बिहेवियर को चेक करना है, एनर्जी डेंसिटी वगैरह को चेक करना है। ठीक, या आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी को चेक करना, जैसे आप इस थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। ठीक, तो ये आपके लिए नया नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हेल्प से पढ़ेंगे, इसी वजह से इसको एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में रखा गया है। ठीक, क्योंकि जो हम फोटॉन का बिहेवियर निकालेंगे वो फोटॉन का बिहेवियर जो निकालने चलना है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हेल्प से, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करेंगे। इस वजह से इस हेडिंग के अंदर ये हेडिंग आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, तो हम मिला जुला कर कह सकते हैं कि जो पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसमें हम लोग बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे। क्लियर, तो आगे आप ये हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, अब हम लोग इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक, तो पहले मैं इरेज करके इसको हेडिंग डलवा के कुछ लिख देता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, ये हेडिंग आप बना लीजिए और मन करे तो इसके आगे लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, वैसे मैंने पीछे अभी एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंतर्गत बता दिया था कि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब देखिए अगर आप हेडिंग देख रहे होंगे तो हेडिंग में जो ब्लैक बॉडी कैविटी है इससे आप परिचित हैं, इसको आप इंटर में पढ़े हैं और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। ठीक, तो क्या होगा, एक ऐसा बॉडी जो क्या करे, ब्लैक बॉडी क्या, एक ऐसा बॉडी जो क्या करे, हर तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और उसको अगर हीट प्रोवाइड करें तो क्या करें, हर तरीके के रेडिएशन को इमिट करे, तो ब्लैक बॉडी होगा। ठीक, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे, कि बॉडी के आगे ब्लैक लिखा है जिसका मतलब वो काले रंग का होगा। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बॉडी क्या हो, काले रंग का ही हो। ठीक, वो किसी भी कलर का बॉडी हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि ब्लैक बॉडी कोई कर रहा है तो वो क्या हो, काले रंग का ही बॉडी हो। नहीं, कोई भी बॉडी, किसी भी रंग का बॉडी जो क्या करे, हर तरीके के इमिशन को एब्जॉर्ब करे और हर तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और हीट प्रोवाइड करने पर हर तरीके के रेडिएशन को क्या करे, इमिट करे, उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट, पीछे के क्लास में आप ब्लैक बॉडी जब पढ़े थे तो कुछ ऐसा एक स्फेरिकल सिस्टम लेते थे ना, यहाँ पे कैविटी बनाते थे
और इसके वाल को क्या करते थे, पॉलिश वगैरह करते थे। ठीक, अब सोर्स एक रखते थे और सोर्स से क्या होता था, लाइट आता था या ऐसे कहिए ईएम रेडिएशन इसके अंदर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस वाल पे टकराया ये रेडिएशन आके, तो यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे क्या होता था, इस स्फेरिकल सिस्टम के अंदर क्या होता था, इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर रेडिएशन एक वाल से दूसरे वाल पे ऐसे टकराता था। ठीक, अब देखिए क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि जो रेडिएंट एनर्जी ये आ रहा है, ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये क्या होता है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्वांटा या उसी को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और जो उसका एनर्जी होता है वो प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब hν के बराबर होता है। ओके, तो इसका मतलब जो ये रेडिएशन इसके अंदर आ रहा है ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हम लोग का सिस्टम है ये क्या है, ब्लैक बॉडी कैविटी है, और इसके अंदर जो रेडिएशन है वो क्या है, उसको हम लोग फोटॉन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं इस सिस्टम को, फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी। ठीक, तो वही हेडिंग है, फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी। ठीक, अब देखिए अगर मैं छोटे छोटे पैकेट को दिखाने के लिए जो लाइन खींचाऊँ उसको ऐसे डॉटेड लाइन कर दूँ, ऐसे डॉटेड लाइन इसको और कर दूँ, तो एक पल आपको बस समझाने के लिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो छोटा छोटा डॉटेड ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा डॉट ये क्या है, फोटॉन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम के अंदर जो है फोटॉन, बस ऐसे समझाने के लिए आपको इस लाइन को क्या किया हूँ, डॉटेड कर दिया। ठीक, बस दिखाने के लिए कि ये क्या है, फोटॉन इस बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, मतलब फोटॉन का मोशन इस बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक, तो अगर देखिए अगर एक कंटेनर हो उसमें आइडियल गैस भरा जाए तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और जो ये फोटॉन है ये भी देखने में क्या लग रहा है कि इस कैविटी के अंदर क्या कर रहे हैं, इस ब्लैक बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि जैसे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं वैसे क्या कर रहा है, फोटॉन भी इस ब्लैक बॉडी के अंदर मोशन कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे इसको गैस मॉलिक्यूल कहते हैं उसी तरीके से इस फोटॉन को हम लोग, मतलब इस पूरे ये जो फोटॉन इसके अंदर है उसको हम लोग फोटॉन गैस भी कह सकते हैं। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल की तरह ही क्या कर रहा है, इसमें मोशन कर रहा है इस ब्लैक बॉडी के अंदर, आइडियल गैस मॉलिक्यूल की तरह ही। इसी वजह से इस फोटॉन को हम लोग फोटॉन गैस भी कह सकते हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। ओके, अब देखिए ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के अंतर्गत कुछ चीज़ें मैं लिखवा दिया हूँ। वैसे ही एग्जाम में पूछना नहीं है, एग्जाम में यही प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही पूछेगा। ठीक, लेकिन सिलेबस में है तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मैं लिखवा दिया हूँ। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स इज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड टू डिराइव द प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में है। ठीक, और तथा इसके अंदर जो फोटॉन है उनके लिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकालना है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक रेडिएशन लॉ कहते हैं। ठीक, मतलब इस बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के हेल्प से ये प्लांक साहब क्या किए थे, इस फोटॉन की एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बताए थे, इस फोटॉन की एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बताए थे, वही चीज़ लिखा गया। ओके, अब फिर देखिए क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन, फिर देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड अ ब्लैक बॉडी इज ट्रीटेड एज सिस्टम ऑफ फोटॉन ओबेइंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक, ये जो ब्लैक बॉडी होता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों लिखा जा रहा है, ये जो ब्लैक बॉडी है सराउंडिंग साथ क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है। ओके, तो अब देखिए क्या लिखे हैं, रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड इन ब्लैक बॉडी, मतलब ये जो ब्लैक बॉडी क्या होगा इस सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर रहेगा। ओके, तो रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड अ ब्लैक बॉडी इज ट्रीटेड एज सिस्टम ऑफ फोटॉन ओबेइंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक, तो अभी जो रेडिएशन हो रहा है, ठीक, इन थर्मल इक्विलिब्रियम इनसाइड ब्लैक बॉडी के अंदर वो कैसे ट्रीट करते हैं, हम एक सिस्टम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, फोटॉन है, तो फोटॉन है इस सिस्टम के अंदर, और वो क्या करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, द रेडिएंट एनर्जी आकर्स इन द एनर्जी पैकेट। अब जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होगी, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आएगी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, जिसका एनर्जी क्या होता है, ORR फोटॉन्स ऑफ एनर्जी hν, जिसका एनर्जी क्या होता है, hν के बराबर होता है, एंड मोमेंटम hν/c के बराबर होता है, एंड वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ क्या है, लाइट है। ठीक, क्लियर है चीज़। अब हम लोग
इस दूसरे हेडिंग को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ओके, तो जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का जो मेन एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना ही है। ठीक, जो इसमें फोटॉन हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना ही है। क्लियर, आगे बढ़ना है। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, वैसे मैं हेडिंग पहले बनवा दिया था, लेकिन अगर आपको मन करे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, इससे ऊपर जो हम लोग लिखे थे वो किसके बारे में था? फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी के बारे में था। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताइए, तो आप यहाँ से मतलब डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताइए, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जब ब्लैक बॉडी कैविटी अभी को पढ़े हैं तो क्या देखे थे कि उसके अंदर क्या है? फोटॉन है, मतलब फोटॉन इन ब्लैक बॉडी कैविटी पढ़े थे अभी को हम लोग। तो जो फोटॉन होता है, ये फोटॉन क्या होते हैं? बोसान होते हैं। पीछे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स हम लोग पढ़े थे कि जो फोटॉन है बोसान होते हैं। तो इसका मतलब ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो जब ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे तो जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो फोटॉन है उनके नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उनके लिए हम लोग बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के उनके नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी दिए गए एनर्जी रेंज के बीच में कर सकते हैं ना। तो देखिए क्या लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स द नंबर ऑफ फोटॉन हैविंग एनर्जी इन द रेंज E2E+DE आर गिवन एज। ठीक, उसको कुछ इस तरीके से दिया जाता है। आप देखे थे जब आपको पढ़ाया था मैं, तो क्या बताया था कि Ni इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? Gi, और फिर क्या था नीचे क्या था? e के पावर अल्फा प्लस बीटा EI-1 था। ठीक, ये हम लोग वैल्यू वहाँ निकाले थे। फिर जब मैं इसको ये वैल्यू हम लोग निकाले थे। फिर जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया था तो उसमें ये वैल्यू भी निकाल के आपको दिखाया था। उसमें ये वैल्यू भी निकाल के दिखाया था। बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये फार्मूला निकाले थे, और जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया था तो उसमें ये फार्मूला बताया था कि इस फार्मूला से कैसे ये फार्मूला बनता है। ठीक, तो उम्मीद है आप वो वीडियो देखे होंगे और आपको पता होगा। ओके, तो एनर्जी रेंज E से E+DE में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनको कुछ ऐसे दिया जाता है, NEDE इक्वल टू GEDE डिवाइडेड बाई E⁴ अल्फा प्लस बीटा E-1। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक, क्यों हम लगा रहे हैं? क्यों स्टैटिक्स ये यूज कर रहे हैं? क्योंकि फोटॉन क्या है? बोसान होते हैं, मतलब वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो जब बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे तो उनके लिए हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स लगा के नंबर ऑफ पार्टिकल को दिए गए एनर्जी रेंज में निकाल सकते हैं। क्लियर, क्लियर ना? तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं? फिर लिखे हैं कि सिंस फोटॉन आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड, मतलब जो फोटॉन है वो ब्लैक बॉडी का जो वाल है उसे कंटिन्यूसली अगर उस हीट करें क्या करेगा? रेडिएशन वहाँ से क्या होगा? इमिट होगा। तो इसका मतलब क्या है? फोटॉन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यूसली, मतलब इमिटेट कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं। ORR डिस्ट्रॉय मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर उसको हम रेडिएशन दे रहे हैं तो क्या करेगा? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। तो वही लिखा गया कि फोटॉन को कंटिन्यूसली क्रिएट किया था, मतलब इमिट किया जा सकता है, या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय द ब्लैक बॉडी या बाय द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक, तो ब्लैक बॉडी के द्वारा फोटॉन को कंटिन्यूसली हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक, देयरफॉर द नंबर ऑफ फोटॉन इन द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। इस वजह से जो नंबर ऑफ फोटॉन होगा सिस्टम में ब्लैक बॉडी में वो क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? फोटॉन बन भी रहे हैं और क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, मतलब क्रिएट भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। तो इनका जो नंबर होगा वो क्या होता है? कांस्टेंट नहीं रह पाता है। ठीक, और ये सिस्टम जो हम लोग पढ़े थे तो इसमें क्या था? जो नंबर था सिस्टम, ये सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम था। इसमें नंबर क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट था। लेकिन ये जो सिस्टम हम लोग ले रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि जो फोटॉन है वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं? क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। क्लियर है चीज? तो अब हम लोग को जो ये लॉ पढ़े थे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल को कांस्टेंट मान के पढ़े थे, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दैट इज
लिखे ना, देयरफॉर द नंबर ऑफ फोटान इन द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज अगर मान ले कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटान है सिस्टम में, तो वो क्या होगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to k n i ऐसे लिखा जाएगा। पीछे मैं बताया था बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ठीक। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इक्वल का साइन लिख के कट कर दिया हम, ओके। तो ये कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा, तो इट्स इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब अगर हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ भी डेल एन आई आ जाएगा, तो इसका मतलब डेल एन आई क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट होता तभी नहीं इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता, तो जब कांस्टेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्लियर। तो अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, बट इन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग डेरिवेशन किए थे, वी यूज्ड समेशन आई इक्वल टू 1 to k अल्फा डेल एन आई इक्वल टू 0। इसमें हम लोग लाग्रांजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा यूज किए थे और ऐसे कुछ हम लोग इक्वेशन वहाँ पे बनाए थे, ठीक। तो ये इक्वेशन हम लोग इसके डेरिवेशन में यूज किए थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक। और एक बीटा भी यूज किए थे, तो बीटा को एन आई ई आई के साथ मल्टीप्लाई किए थे, ठीक। तो हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परंतु हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के डेरिवेशन में एक रिलेशन यूज किए हुए हैं, ठीक। तो अब इस रिलेशन से हमको ये पता चल रहा है कि जब डेल एन आई जीरो नहीं है तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मान लीजिए ये अल्फा ए है, ये क्या है, बी है, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा गया है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये a है ये b है, ठीक। तो कहीं a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा जाए तो या तो a को 0 होना पड़ेगा, या तो b को 0 होना पड़ेगा, दोनों को होना पड़ेगा। लेकिन डेल एन आई को हम लोग क्या मानना है, b मानना है, जिसका मतलब ये 0 नहीं है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए a को 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग को और भी जानकारी है, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि जो बीटा होता है वो 1/kt के बराबर होता है, ठीक। तो अब इस अल्फा और बीटा के वैल्यू को ले जाके इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, ओके। तो आप पहले इसके स्टार्ट ले लीजिए, क्लियर ना। अब देखिए मैक्स प्लैंक साहब ने क्या किया, इस बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए अभी देखिएगा फोटॉन के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू निकाल के दे देंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने चलना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे और बीटा का वैल्यू 1/kt पुट कर देंगे, ठीक। तो ऐसे हम लोग का ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 1 कामा बी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई डी इक्वल टू जी ई डी ई टू द पावर e/kt, ठीक। और यहाँ पे -1 अल्फा जो था वो क्या हो गया, 0 हो गया, ये अल्फा 0 हो गया और बीटा का वैल्यू 1/kt पुट कर दिए, क्लियर। अब देखिए हमको पता है कि जो फोटान का एनर्जी होता है h न्यू के बराबर होता है, तो लिखे हैं कि सिंस E इक्वल टू h न्यू देयरफॉर द नंबर ऑफ फोटान इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू आर गिवन बाई, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे E की जगह न्यू लिख देंगे, D की जगह डी न्यू लिख देंगे, ठीक। ये देखिए D ऐसे रहेगा ना, ओके। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी की जगह डी न्यू लिख दिए, क्लियर। अब इधर क्या लिख दिए, जी ई की जगह क्या लिख दिए, जी न्यू लिख दिए, मतलब अब जो ये जी है वो ई का फंक्शन था, अब किसका फंक्शन है, ये न्यू का फंक्शन है, ठीक। और इस डी की जगह डी यू लिख दिए, ओके। अब ई लिख दिए और ई का वैल्यू पुट कर दिए, एच न्यू बाई के टी -1 इक्वेशन 5 कर दिए, ठीक। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मोमेंटम रेंज के सहारे से निकालने का कोशिश करेंगे, ओके। ये मत लिखिएगा, ये मैं समझाने के लिए यहाँ बगल में लिखा था, ओके। अब देखिए इसको, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग मोमेंटम का सहारा लेंगे कि फोटान को मानेंगे कि दिए गए मोमेंटम रेंज में फोटान अगर है तो उसमें नंबर ऑफ फेज सेल क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, द नंबर ऑफ फेज सेल करस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम रेंज P2P + dP आर गिवन बाई GP/dP इक्वल टू 4πV_P² dP इसके बराबर होता है, ठीक। मतलब दिए गए मोमेंटम रेंज में P से P + dP में जो नंबर ऑफ फेज सेल होता है वो कुछ इस वैल्यू के बराबर होता है, ठीक। ये वैल्यू कहाँ से आया, पहले मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा तब फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो चल रहा हूँ, वीडियो पॉज करूंगा, पहले लिख दूँ ताकि वीडियो छोटा बने, ठीक। वीडियो ऑन करके बनाऊंगा तो पूरा लंबा वीडियो बनेगा, ओके। तो पहले इस वैल्यू कहाँ से मिलता है इसको लिख के समझा देता हूँ, तब फिर इससे आगे बढ़ूंगा, ओके। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 7 कहाँ से आया है, अब मैं इस चीज़ को समझाने चल रहा हूँ, ओके। अगर आपको मन करेगा तो आप समझिएगा इन सब चीज़ को, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखना शुरू कर दीजिएगा इसके बाद, ओके। मेरा काम एक एक चीज़ आपको समझाना है, इस वजह से ये कहाँ से आया पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो अगर आपको मन करेगा तो ये सब अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट यही लिखना है, ओके।
अब देखिए एक हम फेज स्पेस तैयार कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें मोमेंटम स्पेस बना है, एक क्या है पी रेडियस का ऐसे सर्किल ड्रा किए हैं, एक पी प्लस डी पी रेडियस का सर्किल क्या किए ड्रा किए हैं, ठीक। सर्किल नहीं स्फेयर है, ठीक। ये क्या है एक पी रेडियस का क्या है स्फेयर है और एक पी प्लस डी पी रेडियस का क्या है स्फेयर है, ठीक, क्योंकि स्पेस की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या है ऐसा कुछ हम लोग का एक सिस्टम तैयार है। अब हमको इस P से P प्लस डी पी के बीच में कितने नंबर ऑफ फेज सेल होंगे उसको बताना है, ठीक। तो उसका जो फार्मूला होता है जी पी डी पी इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इन फेज सेल करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल बिटवीन P टू P प्लस डी पी, ठीक, डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ठीक। तो इसको जो वॉल्यूम इन फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल बिटवीन P टू डी प्लस डी पी लिखा जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम मास मतलब इतने रेंज का, ये जो रेंज है उसका वॉल्यूम क्या होगा पोजीशन स्पेस में, तो वो क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड तीन क्वांटिटी है, तीन वेरिएबल है, इस पर तीन इंटीग्रेशन लगाए हैं। और फिर मोमेंटम भी क्या है ये स्पेस में हम लोग बात कर रहे हैं तो मोमेंटम का भी तीन कंपोनेंट है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इस तरीके से यहाँ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लिखा है और तीन इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा है, ठीक। तो ये जो ऊपर चीज़ लिखा गया उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे वॉल्यूम इन फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल बिटवीन पी टू पी प्लस डी पी, ठीक। मतलब इसका मोमेंटम स्पेस में क्या वॉल्यूम है ये जो सैडेड रीजन बनाए हैं और इसका पोजीशन स्पेस में क्या वॉल्यूम है उसको एक साथ लिखा गया है, क्लियर, और एच क्यूब से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए अब ये जो पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम होगा उसको क्या मान ले रहे हैं भी मान ले रहे हैं, ठीक, कि ये जो गैस मालिक्यूल है ये क्या है भी गैस मालिक्यूल, यहाँ फोटान की बात कर रहे हैं तो ये जो फोटान है ये क्या है भी वॉल्यूम क्या कर रहे हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक। तो उसको भी मान लिए, क्लियर। तो जी पी डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके जगह भी हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू ऐसे लिख दिए। अब टारगेट है इसको निकालना, इस पॉइंट को निकालना, तो ये कैसे निकलेगा मतलब हमको ये वॉल्यूम निकालना है, साइडेड वाला वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करें सबसे पहले ये अंदर वाले गोले का क्या कर ले वॉल्यूम निकाल लें और फिर बाहर वाले गोले का वॉल्यूम निकाल लें और फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो ये हमको साइडेड रीजन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो क्या लिखे हैं ये जो बाहर वाला स्फेयर है उसका रेडियस क्या है P प्लस डी पी है, तो क्या लिखे हैं इसका जो वॉल्यूम हुआ क्या होगा 4/3 पाई P प्लस डी पी का क्यूब हो जाएगा माइनस अंदर वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई पी क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको जब घटाने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा लिए, ठीक। अब क्या किए ये जो 4/3 पाई था इसको क्या कर रहे हैं दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, ओके। तो इसको कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचेगा जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ माइनस पी क्यूब बचा। अब p क्यूब से p क्यूब क्या हो गया कट जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है यहाँ नेगेटिव साइन है। अब देखिए ये जो वॉल्यूम ये जो हम लोग dp माने हुए हैं ये dp क्या होता है बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो और छोटा होगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसको क्या कर दिए नेगलेक्ट कर दिए हटा दिए। अब फिर देखिए अब फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करने चलना है तो क्या हो जाएगा 3p² dp, ठीक, और फिर 3p dp का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब dp हम क्या कहें छोटा है तो छोटा है जब उसका स्क्वायर करेंगे तो भी छोटा होगा, क्यूब करेंगे तो भी छोटा होगा, तो इसका मतलब dp स्क्वायर भी छोटा होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। छोटे क्वांटिटी का किसी क्वांटिटी में गुणा करेंगे तो क्या होगा और वो छोटा हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो गया इसको भी नेगलेक्ट कर दिए तो इसका ना हम लोग के पास क्या बचा बस ये टर्म बचा। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया 4πp² dp बचा, ठीक। तो मतलब अब जो हम लोग का gp dp आएगा वो देखिए कुछ यही आ जाएगा gp dp इक्वल टू भी यहाँ पे है ही साथ में 4πp² dp 4πp² dp, ठीक। इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन 7 मिला हुआ है, ठीक। अब इसके आगे चलना बढ़ना है, ओके। तो मन करेगा तो नोट कर लीजिएगा अदरवाइज आगे बढ़ जाइएगा। देखो स्टूडेंट अब आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस फोटॉन्स कैन हैव टू पोलराइजेशन वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। जो फोटान है वो दो तरीके का पोलराइजेशन रखते हैं, एक क्लॉकवाइज रखते हैं और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम भी टेकन इन इक्वेशन 7 विल बी डबल्ड, सो फ्रॉम इक्वेशन 7 वी हैव। इस वजह से जो इक्वेशन 7 में हम लोग वॉल्यूम भी लिए थे उसको हम लोग क्या करेंगे डबल मानेंगे, ठीक। क्योंकि जो फोटान का पोलराइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का सिस्टम है उसको मानेंगे कि दो सब सिस्टम से मिलकर बना है, एक का वॉल्यूम क्या भी है और दूसरे का वॉल्यूम भी क्या है भी है, मतलब दोनों का भी वॉल्यूम है। एक क्या है क्लॉकवाइज पोलराइजेशन के लिए है और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज पोलराइजेशन के लिए,
ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 2v कर देंगे। जो वॉल्यूम भी यूज किए थे क्वेश्चन 7 में उसको अब क्या करेंगे 2v से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो जब इसको 2v करेंगे तो यहाँ पे 8 पाई v आ गया, यहाँ पे p स्क्वायर हो गया। ठीक, क्योंकि हम लोग को फोटॉन के स्पिन को देखना है ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है इसका पोलराइजेशन। तो इस वजह से जो वॉल्यूम होगा उसको क्या करना पड़ेगा 2v करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ क्या कर दिया गया, उसको 2v मान लिया गया। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, जो जीपी डीपी हो जाएगा ये 8 पाई v p स्क्वायर dp अपान h क्यूब के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 8 कर दिए। ठीक, सिंपली आप बस ऐसे समझिए कि जो हम लोग वॉल्यूम v माने थे, जो वैल्यू v पुट किए थे, अब उसको हम क्या किए 2v कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, या सिंपली आप ऐसे समझिए जो हम लोग का सिस्टम है उसको 2 सब सिस्टम में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक का वॉल्यूम v और दूसरे का वॉल्यूम भी v मान रहे हैं। ठीक, एक हम कह दे रहे हैं कि एक में क्या होगा फोटॉन का पोलराइजेशन क्लॉकवाइज होगा और दूसरे में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो इस वजह से इसको 2v माना जा रहा है। ठीक, ऐसे ही प्लैंक साहब ने इसको 2v मान के अपना डेरिवेशन किया था। ठीक, उन्होंने कहा कि मैं एक भी ले रहा हूँ किसके लिए, क्लॉकवाइज पोलराइजेशन के लिए, और दूसरा भी कंसिडर कर ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज पोलराइजेशन के लिए। तो इस तरह जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 2v, v प्लस v 2v हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग को मिल गया, ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा पाई v p स्क्वायर dp अपान h क्यूब हो गया, इक्वेशन 8 हो गया। लेकिन देखिए एक चीज़ हम लोग को और पता है कि जो फोटॉन का मोमेंटम होता है वो कैसे दिया जाता है, p इक्वल टू h न्यू बाई c। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों मोमेंटम पे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को g न्यू d न्यू का वैल्यू चाहिए। जो इक्वेशन 6 हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग को जी न्यू डी न्यू का वैल्यू पुट करना है। ठीक, इस वजह से अब इस मोमेंटम को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस वजह से लिखे हैं कि बट फॉर फोटॉन मोमेंटम इज गिवन बाई p इक्वल टू h न्यू बाई c एंड dp इक्वल टू h बाई c d न्यू। h बाई c कांस्टेंट है, d न्यू हो जाएगा। इक्वेशन 9 और 10 बन गया। अब इस इक्वेशन 9 और 10 को क्या करेंगे इक्वेशन 8 में यूज करेंगे। ठीक, तो क्या लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन 9 एंड 10 इन इक्वेशन 8 कामा भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी न्यू डी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये हम लोग नंबर ऑफ फेज सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, किसमें फ्रीक्वेंसी रेंज में, नंबर ऑफ फेज सेल इन फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू की बात कर रहे हैं। ओके, तो जी न्यू इक्वल टू जी न्यू डी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब p के जगह क्या रखेंगे h न्यू बाई c रखेंगे। ठीक, जब देखिए मोमेंटम स्पेस की बात कर रहे थे तो जीपी डीपी लिखे थे। ठीक, मतलब मोमेंटम रेंज की बात कर रहे थे जीपीडीपी लिखे थे। अब जब हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे तो उसको जी न्यू डी न्यू लिखते हैं। ठीक, और इधर जो डेटा है उसको क्या कर लिए कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो इस पी की जगह क्या लिख दिए हैं एच न्यू बाई सी, और पी स्क्वायर है तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और इस डीपी की जगह देखिए क्या हो जाएगा एच बाई सी डी न्यू हो जाएगा, एच बाई सी डी न्यू हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ एच क्यूब नीचे है, ऊपर ये एच स्क्वायर आएगा, फिर ये एच है तो एच स्क्वायर और एच मिलकर एच क्यूब, तो एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पे न्यू स्क्वायर बचेगा, भी बचेगा, पाई बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, अब देखिए ये सी स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ सी है तो सी स्क्वायर और सी मिलके क्या हो जाएंगे सी क्यूब बन जाएंगे। इक्वेशन 11 हम लोग का इस तरह बन गया। ठीक, अब इस जी न्यू डी न्यू का वैल्यू लेके क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो जी न्यू डी न्यू का वैल्यू ऊपर पुट कर दिया और नीचे क्या है ई के पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 बचा हुआ है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। ये सिंपली बस समझिएगा एक वॉल्यूम प्लैंक साहब ने क्या किया, जो वॉल्यूम था उसको डबल कर दिया, सिंपली आप समझिए। ठीक, ये v की जगह 2v कर दिया, बट उन्होंने कह दिया कि जो सिस्टम है उसको 2 सब सिस्टम में डिवाइड किए हैं, एक का वॉल्यूम v और दूसरे का भी v ले रहे हैं। ठीक, यही आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इस वजह से बार बार मैं इसको कह रहा हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, अब इसके आगे यहाँ बढ़ना है। ठीक, लेकिन एक बार जो डाउटफुल पॉइंट बीच में आया था क्यों वॉल्यूम को हम लोग 2 भी कर रहे थे, उस पर फिर मैं एक बार चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको किसी भी तरीके का डाउट न रहे। अब मैं उस पर दूसरा अप्रोच लगाऊंगा। ओके, एक अप्रोच हम लोग इक्वेशन 7 जो लिखा है उस पर क्या लगाए थे कि जो फोटॉन है वो 2 तरीके का पोलराइजेशन रख रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को जो था उसका सिस्टम था उसको 2 सब सिस्टम में डिवाइड कर लिए थे और दोनों सब सिस्टम का वॉल्यूम भी माने थे, तो जो यहाँ भी यूज कर रहे थे उसको 2 भी यूज करके 8 पाई समथिंग लिख दिए थे, याद होगा आपको। लेकिन अब जो दूसरा अप्रोच जो दूसरे बुकों में लगाया हुआ है वो अप्रोच क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो
ये फेज स्पेस है, ठीक। जैसे बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यूज किए थे, ये मान लीजिए फेज स्पेस है, ठीक। इसको नंबर ऑफ फेज सेल में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको जब फिर आगे सेल में डिवाइड करेंगे तो इसी को स्टेट या जी वैल्यू कहते हैं, पीछे पर बताए थे बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ठीक। या इसी को हम लोग क्या कैसे रिलेट किए थे कि हम लोग के क्लास में जो क्या है चेयर वगैरह लगा हुआ है, डेस्क बेंच लगा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए आपके क्लास में बैठने के लिए 50 बच्चों के बैठने के लिए जगह है, ठीक, और 100 बच्चे एडमिशन ले लिए, और 50 चेयर लगा है, मतलब 50 बच्चे बैठ सकते हैं बस, ठीक। और 100 बच्चे अगर एडमिशन ले लिए तो क्या करना पड़ेगा, चेयर को डबल करना पड़ेगा ना। जो चेयर को हम लोग स्टेट से कंपेरिजन कर रहे हैं, जी के वैल्यू से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो चेयर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब जी के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी ना 100 बच्चे बैठेंगे। वैसे ही अभी तक हम लोग ये सिंगल स्टेट के लिए जी का वैल्यू निकाल के आ रहे थे, लेकिन अब हमको पता चला कि फोटॉन तो डबल पोलराइजेशन रख रहा है, वो क्लॉकवाइज भी जाता है और एंटी क्लॉकवाइज भी पोलराइजेशन रख सकता है। इसका मतलब अब फोटॉन के लिए जो हम लोग को नंबर ऑफ स्टेट है उसको डबल करना पड़ेगा। इस वजह से क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक। तो एक तो नंबर ऑफ स्टेट वाला अप्रोच लगा दिए और दूसरा वॉल्यूम भी वाला अप्रोच लगा दिए, ठीक। जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ लीजिएगा, ओके। अब उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, एक तो वॉल्यूम वाला अप्रोच और दूसरे नंबर ऑफ स्टेट वाला, क्योंकि फोटॉन की जो पोलराइजेशन है वो डबल है। इसका मतलब दोगुने स्टेट की जरूरत पड़ेगी। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो जा रहा है तो डबल चेयर की जरूरत पड़ेगी, तो 100 चेयर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो जी का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 पोलराइजेशन फोटॉन रख रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, डबल होगा। इस वजह से 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसके आगे देखिए क्या लिखे हैं, ये वैल्यू लिखे हैं 8 पाई भी न्यू स्क्वायर सी क्यूब, और नीचे क्या लिख दिए हैं, ये वैल्यू लिख दिए, इधर डी न्यू लिख दिए हैं, क्लियर ना। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, नाउ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाई, ठीक। अब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो एनर्जी होगा रेडिएशन का वो कैसे दिया जाएगा, तो ये देखिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, न्यू से न्यू प्लस ड्यू रेंज में क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक। और एक पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, तो इतने पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, उसमें एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन किसका था, नंबर ऑफ पार्टिकल जो किस में थे, फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस ड्यू में थे, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल जो फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से न्यू प्लस ड्यू में थे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब एनर्जी क्या होगा इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो एक पार्टिकल का, एक फोटॉन का एनर्जी, पार्टिकल वाला फोटॉन डील कर रहे हैं, एक फोटॉन की एनर्जी एच नहीं होता है, तो इतने फोटॉन का एनर्जी क्या होगा, क्योंकि इसी एनर्जी रेंज के बीच बात कर रहे हैं, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकालने का बात कर रहे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी इतना होता है, इस वजह से इतने पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में क्या हो जाएगा, उसमें एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर एच न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एच न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या लिखे हैं, नाउ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाई। तो इस रेंज में सबसे पहले हमको नंबर ऑफ फोटॉन खोजना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। अब एक फोटॉन का जो एनर्जी है एच न्यू होता है, तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगा, इसमें एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी एच न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 8 पाई भी एच न्यू से किए तो एच आएगा और न्यू क्यूब हो जाएगा, क्योंकि न्यू स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है और नीचे पूरे वैल्यू को लिख दिए हैं, ठीक। अब हमको निकालना है स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं, ठीक, कि ये क्या होगा, ठीक। तो देखिए ये क्या होता है, जो एनर्जी डेंसिटी होता है मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो कैसे दिया जाएगा, इज गिवन बाई, तो इसको ई सफिक्स में न्यू डी न्यू से लिखते हैं। ये कैसे दिया जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कहा है, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक, किसमें, भी वॉल्यूम में, ये जो हम निकाले हैं ये क्या है, भी वॉल्यूम में है, ठीक। अब इसी को यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा, तो भी की जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक। या आप ऐसे कहिए इसको भी से, भी वॉल्यूम का ये है पूरा एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी वॉल्यूम में ये एनर्जी है, भी वॉल्यूम में ये एनर्जी है, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो उसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो जब भी वॉल्यूम में ये एनर्जी है तो इसी को भी से डिवाइड कर देंगे,
या भी से डिवाइड करना, या आप ऐसे कहिए भी की जगह क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो जब भी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। ठीक, अच्छा लॉजिक क्या है, भी की जगह 1 पुट कर देंगे, वॉल्यूम को यूनिट कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। भी वॉल्यूम का एनर्जी ये, तो यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी जो होगा उसी को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, तो भी की जगह क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। ठीक, डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, 1 पुट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एनर्जी डेंसिटी निकल गया फोटॉन का। अब लिख दिया है कि दिस इक्वेशन 12 इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इज नोन एज प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसी को हम लोग प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के रेंज में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, किस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी वगैरह, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी वगैरह का, ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर जो फोटॉन है उसमें एनर्जी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको इसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। क्लियर। अब ये किसके टर्म में है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी दिया है, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी दिया है, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया। ठीक, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे फॉलो करिए। मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ उसमें ऐसा दिया है। ओके, किसी में ई के आगे ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का टॉपिक कवर हो गया है। अब थोड़ा सा इसी को हम लोग वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाले हैं इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखे हैं, दिस लॉ कैन आल्सो भी, जहाँ तक लिखवाए थे उसके नीचे लिखिएगा कि दिस लॉ कैन आल्सो भी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा बाय यूजिंग द रिलेशन। दिस लॉ मतलब क्या, प्लांक्स रेडिएशन लॉ जो है उसको वेवलेंथ के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। क्या रिलेशन, न्यू की जगह सी बाई लेमडा और डी यू की जगह डी न्यू की जगह माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा रख के। ठीक, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें डी न्यू हो जाएगा, और ये सी कांस्टेंट है 1 बाई लेमडा का माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा हो गया। ठीक, अब इसी वैल्यू को उठा के क्या कर दिए हैं, इस इक्वेशन 12 में पुट कर दिए हैं। ठीक, तो जहाँ पे न्यू है उसके जगह सी बाई लेमडा का क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया है, और डी न्यू की जगह माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा पुट कर दिए हैं। और नीचे जहाँ पे न्यू था उसके जगह यस सी बाई लेमडा पुट कर दिए हैं, न्यू की जगह सी बाई लेमडा पुट कर दिए हैं, यच पहले से प्रेजेंट था और यहाँ साथ में के टी है -1 कर दिए हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दिए हैं तो ऊपर देखिए सी क्यूब, नीचे सी क्यूब कट जाएगा, ऊपर एक सी बचेगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, और लेमडा क्यूब और लेमडा स्क्वायर है, लेमडा के पावर 5 नीचे आ जाएगा। देखिए ऐसे कुछ ये निकल के आ गया। ठीक, तो ये क्या है, प्लांक रेडिएशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग प्लांक रेडिएशन लॉ जो था उसको हम लोग देख लिए, मतलब प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोग समझ लिए। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर देते रहिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।